हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपके जितने भी व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन पहला है यौन विकास, ऑप्शन दूसरा है भाषा विकास, ऑप्शन तीसरा है संज्ञानात्मक विकास और ऑप्शन चौथा है सामाजिक विकास। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? पहला है क्षैतिज अंतरण, दूसरा है ऊर्ध्व अंतरण, तीसरा है द्विपार्श्विक अंतरण और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, द्विपार्श्विक अंतरण। अगला प्रश्न, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है मध्यमान, ऑप्शन दूसरा है बहुलक, ऑप्शन तीसरा है मध्यांक और ऑप्शन चौथा है मानक विचलन। तो दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुलक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बहुलक। अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन पहला है स्किनर, ऑप्शन दूसरा है पावलाव, ऑप्शन तीसरा है थॉर्नडाइक और ऑप्शन चौथा है कोहलर। तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, स्किनर। अगला प्रश्न, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है, या अल्बर्ट बंडूरा का संबंध निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन पहला है व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत और ऑप्शन चौथा है विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो अल्बर्ट बंडूरा का संबंध है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन पहला है स्टर्न ने, ऑप्शन दूसरा है बीनेस साइमन ने, ऑप्शन तीसरा है टर्मन ने और ऑप्शन चौथा है सिरिल वर्ट ने। तो मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था बीने साइमन ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बीने और साइमन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि सीखने का नियम कौन नहीं है। ऑप्शन पहला है तनाव का नियम, ऑप्शन दूसरा है तत्परता का नियम, ऑप्शन तीसरा है प्रभाव का नियम और ऑप्शन चौथा है अभ्यास का नियम। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तनाव का नियम। तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों सीखने के नियम है। अगर प्रश्न में पूछ दे कि तत्परता का नियम किसने दिया था, या प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम, तो ये जो तीनों नियम है इसको थॉर्नडाइक ने दिए थे और ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में शामिल है। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे।
तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, तनाव का नियम। अगला प्रश्न, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन तो अगर यहीं से बने कि संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, तो पावलोव ने दिया था। और पावलोव ने इस सिद्धांत में किस पे प्रयोग किया था? तो ऑप्शन पहला है कुत्ते पर, ऑप्शन दूसरा है बिल्ली पर, ऑप्शन तीसरा है बंदर पर और ऑप्शन चौथा है चूहे पर। तो संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन पहला है कोहलर ने, ऑप्शन दूसरा है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन तीसरा है पावलोव ने और ऑप्शन चौथा है वुडवर्थ ने। तो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कोहलर। अगला प्रश्न, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया? ऑप्शन पहला है संवेदना, ऑप्शन दूसरा है प्रेरणा, ऑप्शन तीसरा है सीखना और ऑप्शन चौथा है प्रत्यक्षीकरण। तो कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का क्या उपाय है? पहला है सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, दूसरा सीखने में कमी, तीसरा पाठ की पुनरावृत्ति और चौथा स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति करने का उपाय है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा पाठ की पुनरावृत्ति। विस्मृति यानी भूलने, जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी कुछ चीज़ों को जब रिवाइज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, तो विस्मृति वही होता है। तो इसको अगर हम विस्मृति को अगर इससे बचना है हमें या कम करना है, तो इसके लिए क्या हमें बार बार मतलब उस चीज़ को रिवाइज करते रहना पड़ेगा। तो पाठ की पुनरावृत्ति, तो विस्मृति कम करने का उपाय है पाठ की पुनरावृत्ति, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न, क्रोध व भय प्रकार है। क्रोध व भय किसके प्रकार है? ऑप्शन पहला है संवेग, ऑप्शन दूसरा है अभिप्रेरणा, ऑप्शन तीसरा है परिकल्पना और ऑप्शन चौथा है मूल प्रवृत्ति। तो क्रोध व भय प्रकार है, तो किसके प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट संवेग के। तो क्रोध व भय संवेग के प्रकार है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या है? ऑप्शन पहला है अनुकरण, ऑप्शन दूसरा है सीखना, ऑप्शन तीसरा है कल्पना और ऑप्शन चौथा है चिंतन। तो दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना है अनुकरण, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। पहला सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तीसरा प्रशिक्षण स्थानांतरण और चौथा सीखना। तो यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। सीखी हुई बात को
स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। पहला है स्मृति, दूसरा है कल्पना, तीसरा है विस्मृति और चौथा है ध्यान। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम कहते हैं विस्मृति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। विस्मृति में जैसे हम कुछ चीज़ें जानते हैं फिर उसके बाद उसका रिवीजन नहीं करते हैं या पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में हमारा चला जाता है। जैसे लगता है कि हाँ हमें याद तो था लेकिन कंफर्म नहीं रहते हैं कि हाँ ये चीज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब कन्फ्यूजन रहती है, तो वही विस्मृति होती है कि मतलब हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको बार बार रिवीजन करते रहें, पुनरावृत्ति करते रहें तो वो चीज़ें हमें भूलती नहीं है। तो सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। अगला प्रश्न, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन पहला है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन दूसरा है मंद बुद्धि, ऑप्शन तीसरा है श्रेष्ठ बुद्धि और ऑप्शन चौथा है क्षीण बुद्धि। तो टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न, हाल या हल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो हल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन पहला है अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, दूसरा है बुद्धि की प्रकृति, तीसरा है मूल्यों का विकास और चौथा है किशोरों का मनोविज्ञान। तो हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 किशोरों का विज्ञान। अगला प्रश्न, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? मानव विकास के मनोलैंगिक विकास में मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? ऑप्शन पहला है हाल, ऑप्शन दूसरा है कमेनियस, ऑप्शन तीसरा है हालिंगवर्थ और ऑप्शन चौथा है फ्रायड। फ्रायड को फ्रायड कर दिया है, गलती से टाइपिंग में मिस्टेक हो गया तो इसको आप लोग फ्रायड मानिएगा, फ्रायड। मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? ऑप्शन पहला है हल या हाल, कमेनियस, हालिंगवर्थ और फ्रायड। तो 18 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रायड। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? फ्रायड ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? प्रश्न नंबर 19 है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन पहला है सिगमंड, ऑप्शन दूसरा है डब्ल्यू वुंड, ऑप्शन तीसरा है पावला और ऑप्शन चौथा है वाटसन। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को डब्ल्यू वुंड ने स्थापित किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। अगला प्रश्न, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? क्वेश्चन नंबर 20 है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? पहला है मैक्स वर्दीमर, ये गलती से टाइपिंग में, चलिए सही कर लेते हैं, वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर, फ्रांज ब्रेंटानो और तीसरा एडगर रूबिन और चौथा है कर्ट लेविन। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैक्स वर्दीमर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला वर्दीमर ने रखी थी। अगला प्रश्न, संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है?
क्वेश्चन नंबर 21 है, संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला है अभिप्रेरणा, ऑप्शन दूसरा है अधिगम, ऑप्शन तीसरा है स्मृति और ऑप्शन चौथा है सृजनात्मकता। तो संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? ऑप्शन पहला है संरचनावादियों का, ऑप्शन दूसरा है व्यवहारवादियों का, ऑप्शन तीसरा है मनोविश्लेषकों का और ऑप्शन चौथा है गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछ चुका है यूपी टेट और सी टेट में, प्राइमरी और जूनियर दोनों में। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? पहला है रुचि, दूसरा है व्यक्तित्व, तीसरा है बुद्धि और चौथा है अभिक्षमता। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन हेतु किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन पहला है थॉर्नडाइक, ऑप्शन दूसरा है हल, ऑप्शन तीसरा है स्किनर और ऑप्शन चौथा है वाटसन। तो अभिक्रमायोजित अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन थर्ड स्किनर ने। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय दिया था स्किनर ने, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है अभिप्रेरणा, ऑप्शन दूसरा है अधिगम, ऑप्शन तीसरा है अभिवृत्ति और ऑप्शन चौथा है अभिक्षमता। तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अधिगम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? प्रश्न नंबर 26 है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन पहला है समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है गिलफोर्ड का सिद्धांत और ऑप्शन चौथा है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 26 का तीसरा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? क्वेश्चन नंबर 27 है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है?
चलिए एक बार और देख लेते हैं, प्रश्न क्लियर हो जाए। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? पहला है हाइपोटेलेसिक सिद्धांत, दूसरा है जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है सक्रियता सिद्धांत और ऑप्शन चौथा है अभिप्रेरणा सिद्धांत। तो संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जेम्स लैंग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है? पहला कुंठा, दूसरा द्वंद्व, तीसरा चिंता और चौथा तनाव। तो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव कहलाता है कुंठा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कुंठा। अगला प्रश्न, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30 है, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन पहला है सामाजिक विकास, ऑप्शन दूसरा है भाषा विकास, ऑप्शन तीसरा है नैतिक विकास और ऑप्शन चौथा है शारीरिक विकास। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नैतिक विकास। दोस्तों, आपसे एक बार फिर निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।